नेचर एंड काइंड ऑफ इन्वेस्टर, यानी कि जो इन्वेस्टर होगी उसका किस तरह का नेचर होगा, है ना, और वो किस टाइप की होगी। देखो अब इन्वेस्टर भी अलग अलग तरह के होते हैं। इन्वेस्टर यानी कि जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। अब वो इन्वेस्टर, कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो हाईली रिस्क लेना चाहते हैं, और कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते बिल्कुल, भले ही उनको चाहे कम इंटरेस्ट रेट पे मिले पैसा, रिटर्न उन्हें कम मिल जाए, लेकिन वो रिस्क से बचना चाहते हैं। होते हैं इस तरह के कुछ। अब देखो जहां पर रिस्क है वहां पर रिटर्न भी है, रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलते हैं। जहां पर जोखिम है आपको, तो वहां पर समझो प्रॉफिट होने की संभावना भी उतनी ज्यादा है, ठीक है। रिस्क है तो रिटर्न है, ठीक है, डर के आगे जीत है ना। तो अब एक आपको एग्जांपल दूं, देखो एक तो हो सकता है एफडी। मान लो आपके पास पैसे हैं, आप एक दो एफडी करवा दो। एफडी पे क्या कोई रिस्क होती है? बहुत कम, मिनिमम रिस्क होती है एफडी पे, लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम मिलेगा, ठीक है। मान लो 7-8% एफडी पे मिल जाएगा, 7-8% इंटरेस्ट मिल जाता है एफडी पे, लेकिन रिस्क नहीं है, पैसा सिक्योर है आपका। क्या? एसआईपी, हाँ एसआईपी बहुत सारे हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। हाँ चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो आपने कभी, अरे आवाज नहीं, आपने गांव में किसी लड़की की शादी होती है ना, तो उसके उस कन्यादान आता है ना कन्यादान, यहाँ पर भी आता होगा, कन्यादान करते हैं ना लड़की की शादी में, हमारे जयपुर में करते हैं कन्यादान। तो कन्यादान के पैसे आ गए, आप देख लेना कभी भी 90% कन्यादान के पैसे एफडी में जाते हैं, एफडी करवाते हैं उनकी, उन पैसों की, है ना। क्यों? क्योंकि ये धारणा रहती है कि यार कन्या के पैसे हैं, अगर कहीं डूब जाएंगे तो पाप लगेगा होता है ना। तो गांव के लोग क्या करते हैं, उस पैसे को एफडी करवा देते हैं, 90% एफडी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि एफडी में पैसा सिक्योर है, भले ही आपको 7% इंटरेस्ट मिले, लेकिन पैसा तो सिक्योर है। बैंकों पर तो विश्वास होता ही है सबको, बैंकों पर विश्वास होने का कारण भी है, बैंक कभी फेल नहीं होते हैं, ठीक है। इनको एक गारंटी होती है, जो अपन बैंकिंग में पढ़ेंगे, तो बैंक कभी फेल नहीं होते, बैंकों की सिक्योरिटी होती है आरबीआई के पास में। तो वहां पर क्या है, पैसा सिक्योर है। अब इंटरेस्ट कम मिल रहा है लेकिन पैसा सिक्योर है। एफडी क्यों करवाते हैं? क्योंकि उसमें रिस्क है, कि रिस्क बिल्कुल कम है, रिस्क है ना, पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं है। तो भले इंटरेस्ट कम मिले लेकिन पैसा सिक्योर रहेगा। अब मान लो जनरली आप देखो 40-50 साल के या 50 से ऊपर के मान लो कोई व्यक्ति होता है ना, वो एफडी ही करवाता है। अगर उसको पैसे दे दो आप, वो जाके बैंक में एफडी करवा देगा, है ना। वो नहीं लगेगा ये एसआईपी आप बता रहे हो ना, एसआईपी तो आप जैसे लोग सजेशन करेंगे। मान लो अगर कोई शादी में बात चल रही है और वहां पर उन पैसों को जमा कराना है, तो वो एफडी के लिए कहेंगे। आप जैसे लोग जाके कहेंगे कि नहीं एफडी मत कराओ, इस पैसे का क्या कराओ, एसआईपी कराओ। एसआईपी फुल फॉर्म क्या होती है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन एसआईपी वहां पर नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो मंथली देना पड़ता है ना, उनके पास तो एक ही बार पैसा है, अब मंथली कहां से देगा वो, एसआईपी तो नहीं हो सकती इसमें। म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो एक बार आप, म्यूचुअल फंड तो जानते हो ना, एक ऐसा फंड जिसमें पैसे इकट्ठे कर ले जाते हैं और काफी सारी सिक्योरिटीज में उसको इन्वेस्ट किया जाता है। तो किसी एक सिक्योरिटी में लॉस भी हो जाएगा तो दूसरे में प्रॉफिट हो जाता है, तो इससे क्या होता है, वो प्रॉफिट में रहता है ना, रिस्क को हम बांट देते हैं। तो आप जैसे कोई व्यक्ति चला जाए, वो कहेगा नहीं नहीं ये एफडी वेफडी तो सही नहीं है, ये तो गए गुजरे जमाने की बातें हैं, इसको तो किस में कराओ, म्यूचुअल फंड में डालो, अच्छा रिटर्न बढ़ेगा। सचिन तेंदुलकर भी कहता है कि म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है? नहीं धोनी तो मैंने नहीं देखा है। तो म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड कराओ, ओके। म्यूचुअल फंड के लिए उसने बोल दिया, क्योंकि उस पर रिटर्न ज्यादा है, थोड़ी रिस्क भी है। फिर आपका ही कोई बड़ा भाई और चला जाएगा वहां पर, तो वो कहेगा कि नहीं म्यूचुअल फंड भी सही नहीं है, मुझे दो, मैं इससे भी ज्यादा रिटर्न दूंगा, लेकिन रिस्क और भी ज्यादा है। वो कहेगा कि नहीं म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है, किस में करेगा, मुझे दो, मैं करूंगा इंट्राडे। इंट्राडे में और भी तगड़ा प्रॉफिट है ना। इंट्राडे करो, इंट्राडे में जैसे मान लो कि एफडी में होता है कि 7% है ना, तो आपका 7 साल में डबल हो जाएगा पैसा, 7 से 8 साल में, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में हो जाता है 4 से 5 साल में, 5 साल में हो जाता है लगभग म्यूचुअल फंड अच्छा है तो। इंट्राडे वाला व्यक्ति क्या कहेगा कि मुझे दो, मैं 2 साल में डबल करके दूंगा, ठीक है। इंट्राडे का मतलब सुबह सिक्योरिटी खरीदी, 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट हुआ तो 3:30 बजे से पहले पहले बेच के चले जाओ, एग्जिट कर जाओ। तो वो कहेगा कि मैं इसको डबल 2 साल में कर दूंगा, तो वो और भी ज्यादा रिस्क ले रहा है ना वहां पर, ठीक है। फिर मान लो कोई 30 मार्क आ गया वहां पर, ठीक है, वो कहेगा कि नहीं ये तीनों ही बेकार है, ठीक है। कौन कौन से, एफडी और म्यूचुअल फंड, इंट्राडे। फिर कहेगा तुम क्या करने में हो, वो कहेगा कि हम करेंगे एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। बहुत खतरनाक चीज है वो भी, हम एफ एंड ओ करेंगे, तो रातों रात या तो पैसा डबल या फिर गया गया टाटा बाय बाय, है ना। तो सारा पैसा खत्म रातों रात। उसमें टाइम के अकॉर्डिंग वो चलता है थीटा, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम कम होता रहता है। तो या तो रातों रात पैसा डबल, या फिर तुम्हारे कन्यादान के खत्म। फिर हाँ, तो फिर वो और भी उससे भी खतरनाक है, एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा, है ना। तो एक तरह का जुआ है, एक तरह का, हाँ जुआ ही है। हालांकि जुआ भी उसको नहीं कह सकते। देखो जुए में क्या फर्क है, जुआ किसको बोलते हैं, जुआ वो बोलते हैं जिसमें फ्यूचर में क्या घटना घटित होगी उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते, कोई अनुमान नहीं लगा सकते में, वो जुआ होता है, ठीक है। तो इसको दो दृष्टिकोण हो सकते हैं, जुआ बोल भी सकते हैं, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? देखो पहले तो इसको बोलते क्यों है, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है, तो हम कह सकते हैं कि जुआ है, एफ एंड ओ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मैं कहता हूं नहीं भी है, क्यों? क्योंकि इसमें मार्केट जैसे कल बढ़ेगा या घटेगा,
तो वो कल बढ़ेगा, उसके रीजन है, वो ऐसे नहीं बढ़ेगा, उसके रीजन है। हर एक घटना प्रभावित करती है, हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको प्रभावित करती है। अगर कल मार्केट बढ़ रहा है तो उसका रीजन है, तो किसी चीज के पीछे अगर रीजन है तो फिर आप उसको जुआ नहीं कर सकते। वो रीजन आप पता लगा लो, क्या रीजन है। हर एक घटना प्रभावित करती है। अगर मान लो आज डोनाल्ड ट्रंप ये कह दे कि हम भारत के साथ में अपने व्यापारिक रिश्ते मजबूत करेंगे, ठीक है, उन्होंने एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दे दिया आज ही, मान लो भी 12 बजे, तो आप देखो तुरंत इमीडिएटली शेयर मार्केट बढ़ने लगेगा। उसके एक स्टेटमेंट से उसने कहा कि भारत के साथ हम व्यापारिक रिश्ते मजबूत करेंगे, यानी कि वो कुछ कोऑपरेशन करने वाले, कुछ समझौते होंगे, है ना, तो उसका तुरंत शेयर मार्केट पर इफेक्ट दिखेगा। अगले दिन अगर वो मार्केट खत्म होने के बाद में अगर ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है तो नेक्स्ट डे मार्केट बढ़ेगा, बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। और उन कंपनियों के शेयर्स बढ़ेंगे जो अमेरिका से डीलिंग रख रही है, डायरेक्ट उनका लिंक है। जैसे मान लो इन्फोसिस है, अब इन्फोसिस ग्लोबल कंपनी एक तरह से, ठीक है, अमेरिका में भी उसके हैं बिजनेस पॉइंट, तो उसके शेयर बढ़ेंगे, कंफर्म है, इन्फोसिस के बढ़ेंगे, टीसीएस के बढ़ जाएंगे, एचडीएफसी बैंक के शेयर बढ़ेंगे, उनके भी वहां पर बिजनेस है, एसबीआई बैंक के शेयर बढ़ेंगे, एसबीआई की यूएसए में ब्रांचेज है तो उनके शेयर बढ़ेंगे। और वो अगर इसके उल्टा स्टेटमेंट बोल के चला जाए तो गिर जाएंगे शेयर मार्केट। तो प्रिडिक्शन हो रही है ना, तो कोई भी मार्केट बढ़ रहा है, कल बढ़ेगा घटेगा, उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है, न्यूज बेस्ड चलता है, ऐसे नहीं चलता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो सटन नहीं है। आप पूरा एनालिसिस करो, हर एक एक्टिविटी पे नजर रखो, पूरे विश्व में क्या क्या घटनाएं हो रही है, कौन क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है, सी जिनपिंग क्या बोल रहा है, सारी चीज ध्यान रखो। आप मार्केट का अच्छा अनुभव कर सकते हो, तो आप मार्केट में फिर सक्सेस हो सकते हो। तो हम जुआ नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक दृष्टिकोण से मैं इसको जुआ कह भी सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इसको ऑपरेटर चलाते हैं, ऑपरेटर होते हैं ना, वो इसको चलाते हैं। वो चाहे तो अपनी मनमर्जी से गिरा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं मार्केट को। अब जैसे कल मार्केट बढ़ने वाला है, मान लो न्यूज आ गई, अच्छी न्यूज है, बढ़ेगा, लेकिन ऑपरेटर ने सारों ने बातचीत कर ली कि कल इसको गिराना है, साले कैसे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग इसको खरीदेंगे। ओपन मार्केट होता है ना, 9 से 9:15, तो उसमें सिक्योरिटीज को खरीदेंगे, तो सिक्योरिटीज को खरीदने अपन को गिराना ही है, मार्केट तो कंडीशन तो बढ़ना है, तो लोगों को जो अपने आम जैसे पब्लिक है वो क्या करेंगे भाई, सिक्योरिटी खरीदेंगे, भाई बढ़ेगा मार्केट, लेकिन अपन को उनको लॉस में पड़ना, उसको बोलते हैं ट्रैपिंग है ना, वो ट्रैपिंग करवाना है। तो वो क्या करेंगे, जानबूझ करके 9:15 पे जैसे मार्केट ओपन होगा, वो सारी सिक्योरिटीज को एक साथ बेचना स्टार्ट कर देंगे। अब ऑपरेटर कौन होते हैं वो भी समझो, ऑपरेटर वो होते हैं जिनके पास में खूब पैसा है, खूब पैसा है, वो ऑपरेटर है ना। अब उन ऑपरेटर्स ने बात कर ली, मान लो कि 10 लोग हैं, उन्होंने उनके पास में अरबों रुपए हैं और मार्केट में डाल रखा है पैसे, उन्होंने कह दिया कि सुबह 9:15 बजते ही खुलते ही मार्केट को अपन को तो बेचना है, मार्केट बढ़ेगा लेकिन अपन को बेचना है। अब मार्केट कैसे चलता है, डिमांड और सप्लाई के द्वारा, ठीक है, दो प्रोसेस होती है मार्केट को चलाने वाली, एक डिमांड एक सप्लाई, उनके द्वारा चलता है। अब 9:15 बजे खुला और उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया, तो बेच रहा है तो सेल हो रही है, सेल हो रही है तो मार्केट डाउन होगा बढ़ेगा, डाउन होगा। किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तब उसके प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स में अपने पढ़ा है कि किसी भी वस्तु की डिमांड होगी तो वो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे तो सेल हो रही है, तो बताओ क्या होगा, प्राइस गिरेंगे नहीं गिरेंगे। तो एक साथ उन्होंने तय कर लिया कि मार्केट को गिराना है, तो 9:15 बजे जैसे मार्केट किया, उन्होंने धड़ाम धड़ाम सेल करना स्टार्ट कर दी एक साथ, तो अरबों रुपए की सेल हो रही है मार्केट में, तो मार्केट बढ़ने के बजाय गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑपरेटर्स गिरा रहे, ऑपरेटर्स के मन में क्या है कि कल उनको बढ़ाना है घटाना है, उसका आपको पता है क्या, नहीं पता है ना, तो ये हो गया जुआ, जिसकी प्रेडिक्शन अपन नहीं कर सकते, तो एक तरह से जुआ हो गया ना। अब मार्केट ऑपरेटर्स गिराएंगे बढ़ाएंगे, उनका तो अपन पता नहीं कर सकते ना, अपन तो न्यूज के बेस पे चल सकते हैं। तो कभी कभार होता है कि मार्केट अपन सोचते हैं बढ़ेगा, लेकिन अगले दिन मार्केट गिर जाता है, ठीक है, ये रीजंस होता है। तो हम कह भी सकते हैं कि जुआ है भी नहीं भी है, ठीक है, लेकिन नहीं करना चाहिए। मेरी सजेशन यही रहेगी आपको कि इस शेयर मार्केट से जितना बचोगे उतना ही ठीक रहेगा। शेयर मार्केट भले ही करो, लेकिन F&O मत करना कभी भी फ्यूचर में, है ना, भविष्य में फ्यूचर एंड ऑप्शंस कभी मत करना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि जुआ होता है, और जुए में देखो, जुए में तो बड़े बड़े सम्राटों के वो क्या बोलते हैं राज्य चले गए, ठीक है। हस्तिनापुर जानते हो, हस्तिनापुर जुआ में ही हारे थे वो, है ना, पांडव और कौरव थे, शतरंज में वो था ना शकुनी दुर्योधन का मामा, वो एक नंबर का जुआरी था, ठीक है। तो जुए में जुआ खेलते हैं और जुए में ही हारते हैं, वो पूरा हस्तिनापुर का राज चला जाता है, यहाँ तक कि पत्नी को भी दाव पे लगा देते हैं। हाँ, वो जुआई तो है, उसमें कोई प्रिडिक्शन थोड़ी हो सकती है कि क्या आएगा, नहीं पता है ना। नहीं, वो जुआरी एक नंबर का। तो द्रौपदी को भी दाव पे लगा देते हैं, द्रौपदी को भी हार जाते हैं। तो देख लो, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जुए में, जुआ खेलने से, ठीक है। यही पता नहीं है कि अपन कर क्या रहे हैं, पूरा साम्राज्य चला गया। द्रौपदी पहले 5 थे, उनके एक थी, उसको भी लगा दिया दाव पर की, ले भाई ठीक है। तो इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो ये कभी नहीं करना चाहिए, F&O कभी मत करना। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊं अभी, अरे आवाज नहीं, एक सेबी की रिपोर्ट आई है अभी रिसेंट में, सेबी की रिपोर्ट में सेबी ने क्या कहा पता है, सेबी ने ये कहा है कि जो F&O ट्रेडर्स होते हैं उसमें से 93% लोग लॉस में रहते हैं, 93% होते हैं लॉस में, और प्रॉफिट कितने को होता है, सिर्फ 7% लोगों को प्रॉफिट होता है। और 2022 से 2024 के बीच में 2 सालों में
2022 से 2024 के बीच में F&O ट्रेडर्स ने कितने का लॉस किया है पता है? आप कल्पना नहीं कर सकते। लाख करोड़ नहीं, बहुत ज्यादा है। आपके कैलकुलेटर में फीड नहीं होगा। कैलकुलेटर कितने डिजिट का आता है? बड़ा वाला 12 डिजिट का आता है ना, 14 क्या है ना, उसमें तो फीड हो सकता है फिर, ठीक है। 13 डिजिट, यानी कि 1.8 लाख करोड़ का नुकसान हो गया F&O ट्रेडर्स ने दो साल के अंदर। 1.8 करोड़, 1.8 लाख करोड़। 1.8 लाख करोड़ को लिख सकते हो क्या आप? पता है लाख में 5 जीरो होती है और करोड़ में 7 जीरो होती है। 12 जीरो हो गई। अब एक पॉइंट है तो एक जीरो को हटा दो, 11 जीरो लगा दो। 18 है ना, इसके 11 जीरो लगा दो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना पैसा, इतना पैसे का लॉस हो गया F&O ट्रेडर्स ने 2 साल में। अभी रिसेंट थोड़े दिनों पहले आई है सेबी की रिपोर्ट। 1.8 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ 1 ट्रिलियन के बराबर होता है। 1 लाख करोड़ को 1 ट्रिलियन बोलते हैं, तो 1.8 लाख हो गया, देख लो। 1.8 ट्रिलियन करोड़ की मतलब क्या बोलेंगे इसको, इतना रुपया का नुकसान हो चुका है F&O ट्रेडर्स में, ठीक है। फिर भी लोग है ना F&O ही करते हैं, तो F&O कभी मत करना, ठीक है। क्या फीड हो रहा है? क्या फीड हो जाएगा क्या? 18 के बाद में 11 जीरो फीड करो, देंगे हो गया। ठीक है, तो चलो थोड़ी सी पढ़ाई के अलावा और भी बातें कर लेते हैं। एक तो क्या है, मैंने आपको एक सजेशन दे रहा हूँ आपको, ये बात आगे तब बता रहा हूँ कि एक फ्यूचर लाइफ में कभी भी F&O मत करना, ठीक है। इंट्राडे कर लेना कभी, वो भी तब करना जब 2-3 महीने पहले पेपर ट्रेडिंग कर लो। पेपर ट्रेडिंग पता है, पेपर पे ही करना कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ठीक है, कम से कम लॉस तो नहीं हो रहा है, उसी में आपको अनुमान हो जाएगा, ठीक है। वो भी करना आपकी इच्छा ही हो ज्यादा तो, वरना मत करना, ठीक है। तो एक तो ये मत करना कभी भी, क्या F&O। दूसरी सजेशन क्या है? दूसरी सजेशन है कि गेम मत खेलना। कौन से गेम? ये गेम नहीं, फिजिकल गेम वाले तो खेलना, कहीं तो क्रिकेट खेलना छोड़ दो, बैडमिंटन छोड़ दो, ये तो खेलना है, लेकिन वो गेम जिसमें जुआ है, वो भी एक जुए का प्रकृति है। जैसे आता है 1 रुपए लूडो में लगा के करोड़ों रुपए जीतो, है ना, वो कभी मत खेलना। ड्रीम 11 में 49 रुपए लगाओ, टीम बनाओ, लाखों करोड़ों के आकर्षक इनाम पाओ, वो कभी मत खेलना। क्योंकि आप बताओ, आपकी नजर में कोई है 49 रुपए में जिसने करोड़ों रुपए जीत लिए? कोटा में बता दो मुझे कोई है तो। वाले पे एड पे आता है, पता क्या है? 1 रुपए लगाओ, लूडो खेलो, करोड़ों जीतो। फिर वो कहते हैं यहाँ पर 17 करोड़ वेरीफाई यूजर है, ये भी बोलता है 17 करोड़ वेरीफाई यूजर, 17 करोड़ खेलने वाले हैं। अब सोचिए आप एक बार, एक व्यक्ति ने 1 रुपए दिया उनको, तो 17 करोड़ ने कितने रुपए दे दिए? 17 करोड़ रुपए दे दिए। अब उसकी पॉकेट में 17 करोड़ आ गए, उसको 1 करोड़ देने में क्या जा रहा है? वो 1 करोड़ किसी को दे देगा, ठीक है। 16 करोड़ तो जेब में रख लिए, तो दे रहा है, कंफर्म है, हाँ देता है, सही बात है, लेकिन वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 16 करोड़। और 17 करोड़ भारत के जो यूथ है उसको उसने बर्बाद कर दिया। नहीं कर दिया कि गेमिंग की लत में, वो तो उनको 1 रुपए लगाना है, आपको करोड़ों मिल जाएंगे, तो लालच दे दिया करोड़ों रुपए का। सिर्फ 1 रुपए में जाता भी क्या हमारा, लेकिन ये नहीं सोचते हमारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है उसमें। तो गेमिंग की लत बहुत बुरी होती है, एडिक्शन हो जाता है इसका भी। तो ये गेम फिजिकल गेम खेलो, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, लेकिन जिसमें पैसा लग रहा है और क्या उसके परिणाम आएंगे उसमें अनसर्टेनिटी है, वो कभी नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। ऐसे एक विंजो आता है, विंजो भी आता है, महेंद्र सिंह धोनी करता है उसका तो ऐड है ना, विंजो का। महेंद्र सिंह धोनी कहता है कि ये विंजो खेलो, करोड़ों रुपए जीतो। सही नहीं है वो, आप सही मानते हो वो ऐड सही है? इस तरह एक बड़े क्रिकेटर को इस तरह का ऐड देना भी ठीक नहीं मानता मैं तो, क्योंकि हमारे भारत का युवा को वो बर्स्ट कर रहे हैं एक तरह से गेमिंग की लत लगा करके। ठीक है, वो एक और ऐड करता है कैस्ट्रोल का, कैस्ट्रोल के लिए करता है वो, ठीक है, कैस्ट्रोल ऑयल का वो गाड़ी में डालो, वो ठीक है, वो बढ़िया हम डालेंगे, लेकिन इस तरह का ऐड करना तो ठीक नहीं है। गेमिंग का ऐड करना बिल्कुल सही नहीं है हमारा भारत का। तो ये एक तरह का नशा है, इस नशे से भी बचना है, ठीक है। 2 तरह के मैंने आपको नशे बता दिए, इनसे हमेशा बचना है। एक तो गेम का, 4 तरह के में से 4 बताने वाला हूं मैं, 2 तो बता दिए, 2 और बताऊं आपको तो नहीं पढ़ाएं वापस, बताओ, बता दूं 2 और, ठीक है। एक नशा तो गेमिंग का, ठीक है, ये नहीं करना। एक F&O मत करना, वो भी नशा है। तीसरा नशा है दारू का नशा, है ना, वाइन शराब का, वो भी कभी मत करना। उसमें भी आदमी को कोई होश नहीं रहता है क्या करना, उसे कुछ भी नहीं पता रहता है ना। शराब का नशा भी ऐसा होता है, जब एक शराबी होता है ना, उसके परिवार की स्थिति देखो आप क्या होती है। उसके बीवी बच्चे के लिए खाना नहीं होता, लेकिन वो दारू उसको चाहिए। चाहे एक तरफ उसको रुपए दे दो 100 रुपए की, एक तरफ तो ये दारू का अद्दा ले ले तू, एक तरफ इसके लिए रोटी ले ले बीवी बच्चों के लिए, तो वो दारू ही लेगा, भले वो मरे जिए कोई मतलब नहीं, उसको दारू लेगा। तो इतना इतना एडिक्शन होता है, तो इस चीज से हमेशा दूर रहना है, ठीक है। तो ये अब देखो, आपने रील्स में देखा होगा, कई लोग शराब पी के नाली में पड़े हैं, कीचड़ में पड़े हैं, कुत्ता उसको चाट रहा है, उसको कुछ और ही लग रहा है, ठीक है। इतना नशा है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, परिवार घर बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। ये नशा भी बहुत बुरा है। और चौथा नशा किसका है? प्यार का नशा, ठीक है, ये भी नहीं करना चाहिए, देखो। बर्बाद होना चाहते
ये भी ऐसा ही है, इसमें भी व्यक्ति को पता नहीं रहता कि मुझे क्या करना है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है वो भी। देखो दो चीजें होती है, एक तो ये है कि अगर मान लो प्यार कर लिया आपने किसी से और उसने आपको ठुकरा दिया, ठीक है, छोड़ के चला दिया, फिर तो दो चीजें होती है व्यक्ति की। लड़की तो फिर भी जल्दी से भूल जाती है, लड़के नहीं भूल पाते हैं। अरे सुनो, या तो है ना वो तेरे नाम बन जाएगा, आशिक बन जाएगा, है ना, या फिर वो उसकी आएगी प्रतिशोध की भावना, कम बैक करेगा खतरनाक तरीके से, ठीक है। तो यदि तेरे नाम बन गया तो बर्बाद है जिंदगी, ठीक है, कुछ नहीं कर पाएगा वो, न उसको होश है, न मतलब क्या कपड़े पहनना है, खाना पीना है, क्या करना है, पढ़ाई करना, कुछ नहीं पता, दुनियादारी से कट होता है, ठीक है। या फिर अगर दूसरा, कई लड़के होते हैं जिनमें होती है प्रतिशोध की भावना, कैसे ठुकरा दी मेरे को, तो वो करते हैं कम बैक, ठीक है, खतरनाक तरीके से। या तो बड़ा, कुछ वो बड़ा ही करते हैं, फिर कई ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, तो वो सक्सेस भी होते हैं ट्रेडिंग में, मैंने देखा है एकदम बहुत अच्छा कर लेता है ट्रेडिंग, फिर वो कई बढ़िया पढ़ाई करने लग जाएंगे, आईएएस वगैरह बन जाएंगे। वो एक पिक्चर है ना, क्या है, शादी में जरूर आना, है ना, उसमें वो क्या करता है, वो लड़की होती है, वो उसको बीच फेरों में उठ के चली जाती है ना, राजकुमार राव है ना, हाँ, उसमें, लेकिन उसमें उसका नाम कुछ और ही होता है, सत, सत्येंद्र, सत्तू सत्तू सत्तू। तो वो सत्तू क्या करता है, उसके उसके प्रतिशोध की अग्नि लगती है और वो क्या करता है, तैयारी करना स्टार्ट कर देता है, आईएएस बन जाता है फिर वो, ठीक है, आईएएस बन करके उसके फिर घर जाता है, वो जो भी करता है, तो वो प्रतिशोध की भावना होती है। तो इस तरह अगर आपके प्रतिशोध की भावना वाले व्यक्ति हो ना आप, तब तो करो फिर, ठीक है, कुछ बढ़िया करोगे लाइफ में, है ना। लेकिन अगर तेरे नाम बनने वाले हो ना तो मत ही करना, फिर दूर रहना इससे। ठीक है, फिर बाद में कुछ हासिल कर लोगे ना तो फिर वो क्या जाता है, बदला लेने के लिए जाता है, ठीक है। तो बदला नहीं लेना चाहिए वैसे, ठीक है, जो भी है उसकी भी कोई सिचुएशन रही होगी, ठीक है। एक 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 लाइन याद आएगी, कहूंगा यहाँ पर कि कुछ तो मजबूरी रही होगी, आती ना एक लाइन कि कुछ तो मजबूरी रही होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ठीक है। हाँ? तो इस तरह माफ कर देना चाहिए, ठीक है, कर दोगे माफ? थोड़ी आवाज नहीं आ रही, कर दोगे? हाँ, बोल तो ऐसे रोज सारे आईएएस बन के बैठे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भी नहीं करना चाहिए। देखो वैसे मैं इस चौथे पॉइंट पर थोड़ा सा न्यूट्रल सा हूँ, अगर अच्छा हो कोई प्यार कर सकते हो, बुराई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने भी प्यार किया था, प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ में कर्म जरूरी है। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार के, आपको जो आगे का रास्ता दिखाए, आपके कैरियर की चिंता करे, उसके साथ में कर सकते हो आप प्यार, क्योंकि भगवान कृष्ण प्यार करते हैं, लेकिन वो कर्म को प्रधानता रखते हैं, ठीक है। वो अपने जो वृंदावन होता है उसको छोड़ करके मथुरा आते हैं, क्योंकि मथुरा उनकी कर्म भूमि होती है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो उसी में उलझे रहते हैं, वो एक टाइम होता है तो उसको छोड़ देते हैं। देखा होगा आपने श्री कृष्ण में, वो छोड़ते हैं, वो यही कहते हैं कि मुझे कर्म जरूरी है, मेरा जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो जरूरी है। तो वो फिर लास्ट में वो राधा होती है, वही उनको अनुमति देती है कि आप जाइए अपना कर्म कीजिए, तो वो अपना सारा कर्म करते हैं, ठीक है। तो हमें उनके जीवन से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वो कर सकते हैं, हम प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है उससे हम नहीं भटके, हमारा जो कर्म है ना वो प्रधानता होनी चाहिए, कर्म प्रधानता पहले है, बाद में ये चीजें हैं, ठीक है। तो इन चारों चीजों से बचना जहां तक हो, नहीं तो आपकी मर्जी, ठीक है, मेरा सजेशन था आपको, ठीक है। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, फिर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इश्यू। दो पॉइंट हमने देख लिए।